Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लास 10th का ये चैप्टर है। आपको पता होगा क्लास 10th में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारी किस तरह से डिपेंड करती है हमारे फाइनेंस पर, उसमें क्या क्या सीखना है। आई होप आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी इसमें, क्योंकि हम लोग लेसन नंबर 5 तक तो कंप्लीट करके आ ही चुके हैं और इसके आगे का जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें कुछ चीज़ें आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आ सकती हैं, कहाँ कहाँ इनकम टैक्स देना होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टैक्स क्या उसके बाद हमारे पास सेविंग्स क्या चीज़ हैं, एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ये कंटेंट जिसके पास तक भी पहुँचे उसका फ़ायदा हो सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में। देखो, एक चीज़ तो है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने जा रहे हो मतलब हमको ना प्लानिंग करनी है, वो भी किसके ऊपर, फाइनेंशियल के ऊपर, मतलब अपने फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम लोग पैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैसे। अपने पैसों की प्लानिंग करनी है कि आपने कहाँ से कितना कमाया, कहाँ कितना खर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो फादर होंगे उनकी एक मंथली इनकम डिसाइड होगी। मंथली इनकम मान लीजिए कुछ है उनकी, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल, बहुत छोटा सा एग्जांपल। अगर उनकी मंथली इनकम आपके यहाँ 100 रुपये है, ऐसा मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया। अब आपके फादर को प्लानिंग करनी पड़ती है ना। प्लानिंग क्यों करनी पड़ेगी? अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है महीना ख़त्म होते होते उससे पहले ही ये पैसा ख़त्म हो जाए। अगर पैसा ख़त्म हो गया तो फिर चलेगी कैसे गाड़ी, घर का खर्चा चलेगा कैसे आगे। इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। पहले से ही हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखनी चाहिए ताकि हम अपना जो लाइफ स्ट्रक्चर है उसको आराम से काट सकें, ठीक है, आराम से बिता सकें। तो किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते होंगे फादर हमारे? तो ऐसा समझो जरा, आपके फादर ने सोचा कि भाई मेरे हाथ में 100 रुपये हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब उसमें से खर्चे क्या क्या हैं मेरे पास, पहले तो मैं वो देखता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, रोज़ दूध वाला आता है, दूध वाले को खर्चा देना है, न्यूज़पेपर को खर्चा देना है, के बिजली का बिल भरना है, केबल का बिल भरना है, आपके स्कूल की फ़ीस भरनी है, ठीक है, रोज़ सब्जी का खर्चा निकालना है, उसके बाद में कपड़े का भी खर्चा आता है, हमारी ग्रोसरीज का भी खर्चा आता है, कहीं आपने मोबाइल मांग लिया अगर तो उसका भी खर्चा एक अलग से बनेगा। तो इस तरह की प्लानिंग्स जो होती हैं वो हमें हमारे फादर जो हैं वो कर लेते हैं पहले से ही, ठीक। तो आपको समझना चाहिए कि ये प्लानिंग चल कैसे रही है। तो उन्होंने अपना खर्चा तो निकाल लिया कि हाँ भाई, सारा कुल मिला के खर्चा जो है मेरा 40 रुपए का खर्चा हो जाता है, ऐसा उन्होंने समझा कि हाँ भाई 40 रुपए तो खर्चा हो गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बचते कितने हैं? आपने कहा कि 40 रुपये, पापा ने कहा 40 रुपये तो मेरे खर्चा हो गए, बचते हैं मेरे हाथ में 60 रुपीज़। जरा इस बात को समझना स्टूडेंट्स, ये क्या थी? उनकी इनकम थी, है ना, ये क्या है? इनकम है। इनकम में से उन्होंने क्या खर्चा कर दिया? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंड कितना किया था? उन्होंने खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर उन्होंने अपना निकाल दिया, तो बचता है उनके पास में 60 रुपीज़। अब ये दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सेव करके रख लो क्योंकि आपका खर्चा तो निकल गया, अब 60 रुपीज़ का करो क्या? ज़बरदस्ती खर्चा करके आओगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा सिनेमा देखने, आज मैं जाऊंगा मनाली घूमने, ऐसा करोगे क्या? हाँ, बचे हुए पैसों का बताओ, अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं करोगे क्या? तो पिताजी के दिमाग में ना एक और टेंशन रहती है, क्या? खर्चा निकालने के बाद मंथली हमें कुछ पैसा बचाना भी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, दैट इज कंपल्सरी मोमेंट, ठीक है। एक ऐसा मोमेंट आता है ये एक जब हमको पैसा बचा के रखना चाहिए, तो यही फादर भी हमारे करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ अपनी सेविंग्स में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? सेविंग्स में, मतलब बैंक में जमा कर दिए या अलग से निकाल के रख दिया। इन पैसों को खर्चा नहीं करूंगा मैं, ऐसा उन्होंने सोचा। बचते हैं 40 रुपीज़। अब उनकी प्लानिंग समझो जरा,
उन्होंने 20 रुपीज तो सीधा सीधा बचा दिया, 40 रुपीज इसलिए निकाल लिए ताकि कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा तो वो उसके लिए ये काम आएगा। एक्स्ट्रा खर्चा जैसे मान लो अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, है ना, मान लो आपके यहाँ व्हीकल थी जिससे फादर आपके जॉब पे जाते थे, वो व्हीकल खराब हो गया अचानक से, ठीक है। तो इस तरह के जो अचानक से खर्चे बन जाते हैं, जो कि हमारी लिस्ट में होते भी नहीं, रेगुलर खर्चे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्या बन जाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे बन जाते हैं। ये उनके लिए प्लानिंग है कि 40 रुपए मैंने निकाल के रख लिए अपनी समझदारी से कि अगर कोई इधर उधर का खर्चा आता है तो मैं उसको इसमें मैनेज करूंगा, ठीक है, इतने पैसे से मैं उसके लिए मैनेजमेंट करके रखूंगा। ये जो सब दिमाग में चल रही है पूरी प्लानिंग पिताजी के, वही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। समझ रहे हो बात को, यही क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा ठीक है, एक और चीज समझते हैं जरा। अब मान लो कि पूरा महीना निकल गया, अच्छा महीना निकल गया, पिताजी ने 20 रुपए बचा भी लिए थे, खर्चा भी निकाले थे, ये 40 रुपए कहीं खर्चा नहीं हुआ। अब इसका करें तो क्या करें, अगले महीने में खर्चा कर लें क्या, या इसको सेविंग्स में डाल दें क्या? बहुत सारे तरीके हैं इसको यूटिलाइज करने के ना, तो आप इसको सेविंग्स में डाल के अपना 60 रुपीज पूरा सेव कर सकते हो। या फिर ज्यादा समझदार है पिताजी तो वो कहेंगे मैं तरीका अपनाऊंगा इन्वेस्टमेंट का। एक तरीका, एक टर्म और आता है, इनकम आ गई, सेविंग आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, इसके अलावा एक और तरीका होता है इन्वेस्टमेंट। बेटा ये ना हर एक इंसान की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मैं कहता हूं। मैं क्या कहता हूं, मार्केट में ही ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी इनकम को लेकर। आप सोच रहे हो कि मैं सेविंग कर करके आगे बढ़ जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जरा इसके बारे में बताते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने अपना जो पैसा कमाया था, आपने उससे कुछ एक अलग से एफर्ट करके रखा है, इस पैसे को कहीं पर काम पे लगा दिया, ये पैसा आपको पैसा बना कर देगा। ये क्या बात हुई, पैसा पैसा बना कर देगा, ऐसे कैसे सर चलेगा? मैं बताता हूं। अब सोचो, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कुछ भी खरीद के रख लो, ऐसी चीज जो जिसमें पता हो कि आपको इसका पैसा जो है 2 दिन बाद बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं आपके फादर ने इसका गोल्ड खरीद लिया, क्या खरीदा, सोना खरीदा, तो सोने का भाव आज 40 रुपए के हिसाब से खरीद लिया, कल जो हो गया 50 रुपए हो गया, तो आपने उसको बेच दिया, तो 40 रुपए का 50 रुपए बन गया। लो, बना कि नहीं बना? आज आपने गोल्ड कितने में खरीदा, गोल्ड को आपने खरीदा 40 रुपीज में। और गोल्ड ऐसी चीज है बेटा जो तुरंत चढ़ती और उतरती रहती है, पर डे चढ़ती है, पर डे उतरती रहती है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे गोल्ड पे इन्वेस्ट किया 40 रुपए आज, और मान लो कल अगर चढ़ गया, अगर रेट जो है बढ़ गया आपका और वो हो गया 50 रुपीज, तो आपने इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। इसको बेच दोगे तो 40 का खरीदा सामान 50 में आपने आराम से बैठे बैठे बेच दिया, मतलब 10 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। दैट इज इन्वेस्टमेंट। यही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ में एक नेम और आता है, उसको मत भूल जाना, दैट इज रिस्क। रिस्क बड़ी अच्छी चीज है, यहां पर यह बात आपको भी समझनी चाहिए। इतना सब करने के बाद में इसको कैसे भूल सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रिस्क वाला टर्म आपके दिमाग में बना होना चाहिए, है ना। रिस्क का क्या मतलब हुआ, मैंने कहा 40 का सामान खरीदा था, 50 में हो गया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसको जरा उल्टा सोचो, 40 का सामान खरीदा था, दूसरे दिन अगर और रेट उतर गया अगर, तो 30 का हो गया, अब रिस्क बढ़ गया। आपने 40 का खरीदा हुआ सामान 30 रुपए में आ गया, अब आप सोचने लगे यार 40 का खरीदा था 30 का आ गया, मतलब 10 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या बेच दूं क्या? बेच दोगे तो 10 रुपए लॉस हो जाएगा। फिर आपको होल्ड करके रखनी पड़ती है सामान, सोने को तब तक रोक के रखो जब तक कि आपका 40 रुपए का क्या हो, आगे रेट ना बढ़ जाए, तब तक रोक के रखो। अब वो पता नहीं कब हो, महीने में हो, साल भर में हो, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, तो इससे मतलब नहीं है ना। तो इन्वेस्टमेंट का यही बात होती है बेटा, रिस्क उसमें बहुत होता है,
ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क एकदम लो होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बहुत हाई होता है। ये बहुत इजी चीज है, कहां पर रिस्क हाई है कहां पर रिस्क लो है ये समझना बहुत इजी चीज है। जैसे अगर रिस्क लो वाली बात करूं तो सबसे कम रिस्क आज एफडी पर है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, बैंक में पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाता है। एक टर्म आता है फिक्स डिपॉजिट नाम का, जो कि बैंक में यूज किया जाता है। अगर आप इस अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करा दोगे तो बैंक आपसे ये कहती है कि सर ये 40 रुपए हमको दे दीजिए, मैं इस 40 रुपए का यूज करूंगा, ठीक है। तो आप पूछोगे फिर आपने मेरे से 40 रुपए लिया तो मेरा फायदा क्या हुआ? तो बैंक ये कहती कि मैं आपको ना 40 रुपए का 50 रुपए दूंगी, लेकिन 1 साल बाद दूंगी। ऐसा बैंक ने कहा था आपसे, आपने कहा ठीक है सर ये तो फिक्स है भाई, 40 आज दूंगा, कल मुझे 1 साल बाद 50 रुपए फिक्स का फिक्स मिल जाएंगे, कोई रिस्क ही नहीं है। तो ये होता है लो रिस्क, एकदम रिस्क नहीं है। अगर सामने वाले ने कह दिया है कि 40 रुपए मुझे दे दो, मैं तुमको 50 रुपए लाकर ही दूंगा, फिर चाहे कहीं से भी लाकर दूं, तो ये हो गया लो रिस्क, है ना। तो आपका फिक्स हो गया कि 40 का 50 बनेगा ही बनेगा, हमें डर नहीं है यहाँ पे कि 40 का 30 हो रहा है। अब बैंक चाहे उसका कुछ भी करे, उससे आपको मतलब नहीं रहता। अच्छा, ये तो हुआ एक तरीका इन्वेस्टमेंट का, ये भी है एफडी वाला। फिर उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में, बट मैं रिस्क के बेस पे बता रहा हूं। एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका आता है। क्या आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया? शेयर मार्केट का नाम शायद आपने सुना भी हो, नहीं सुना है तो सुनो। शेयर मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं, जैसे आपने गोल्ड खरीदा था। शेयर के रेट जो होते हैं पर डे उतरते और चढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, सिंपल सा रूल होता है, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर कम में खरीदा, ठीक है, और ज्यादा में ना बेच पाए और कम से भी कम रेट हो गया, आपने 40 का सामान खरीदा था, 50 अगर नहीं हुआ, 40 से 30 हो गया, तो फिर रिस्क है हमारा। और वो रिस्क हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के साथ में ही आता है। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है? मनी को इन्वेस्ट करके उसमें प्रॉफिट बनाना पड़ता है। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, रिस्क कम रखकर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनता है तो इसके या तो यहां पर लॉस भी बना सकते हो आप। लॉस कोई चाहता नहीं है, सिंपल सी बात। आप लॉस चाहते हो क्या अपने इन्वेस्टमेंट पर? तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ में आए होंगे कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की, हमारे फादर ने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की। जो एक्स्ट्रा पैसा आप लोग बचा के रखते हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने का मतलब है आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपने जमीन खरीदी तो जमीन का रेट देखो पर डे बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका आजकल मार्केट में, कि आपने जमीन खरीदी, जमीन खरीद कर क्या कर दिया? आपने छोड़ दिया। अब 2 साल बाद क्या हुआ? वो जमीन का रेट बढ़ गया कुछ ना कुछ। हमेशा महंगाई क्या हो रही? बढ़ ही रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। तो आपने आज ही सोच लिया था कि मैंने अगर 40 रुपए की जमीन खरीदी है तो 2 साल बाद हो सकता है ये 60 रुपए की हो जाए, और जमीन पर तो रिस्क नहीं है उतना, ठीक है। अगर वहां पर कुछ भी ऐसी दादागिरी नहीं चल रही है, ठीक है, हवालागिरी नहीं चल रही है, तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। आराम से आप जमीन खरीदो और बेच दो, ठीक। तो वहां पर आपका प्रॉफिट फिक्स रहता है, रिस्क जो है वो लो रहता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में यूजुअली लाइफ के अंदर कैसे वर्क करते हैं उस भाषा में बताया है, बुक की भाषा में नहीं बताया है। बुक में क्या लिखा है उसके मुझे मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया है कि आप इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा किया वो, और इनकम क्या है वो, इस तरह की चीजें आएंगी। अब एक और चीज समझाते हैं आपको, यहां पर परसेंट के बारे में समझो थोड़ा। मैं आपको ना ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाऊंगा, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। परसेंट एंड परसेंटेज क्या होता है जरा इसके बारे में समझो। ये परसेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। परसेंट का मतलब होता है, ये क्या है? पर। और पर हम लोग कब लगाते हैं? जब यहां पर एक ये जो डिवाइड में आता है, इसके नीचे जब आता है तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? पर बोलते। जैसे हमने लिखा किलोमीटर पर आवर, तो ये जो लाइन लगा इसी को क्या बोल देते हैं? पर बोल देते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे रहेगा। तो पर और सेंट का मतलब होता है स्टूडेंट 100। क्या होता है? सेंट। तो ये लग गया पर और ये लग गया सेंट। तो किसका सेंट चाहिए? हमने कहा 1 का मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 के हमें कितने भाग करने हैं? 100 भाग करने हैं, 100 भाग करने हैं। किसी भी चीज का परसेंट निकालना होता है तो हम उसके 100 भाग करते हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा
2 का परसेंट निकालो। क्या निकालना है? 2 का परसेंट निकालना है। परसेंट का मतलब है इसमें ना 100 भाग कर दो, तो 100 भाग करने का सीधा सा मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर ये परसेंट में चेंज हो गया। बताओ ये बात समझ में आ रही है? हाँ, एक मिनट, ये जो चीज है ना, यहां ऐसे नहीं, आपको क्या करना था, यहां परसेंट लगाना था। परसेंट लगाने का मतलब ये होता है, आपने जैसे ही परसेंट लगाया तो परसेंट का मतलब क्या हुआ? परसेंट का मतलब हुआ आपने 1/100 दिया है। अगर दिया है तो आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कराना। तो वो तरीका मत छोड़ो, वो तो वहां थोड़ी सी गलती है। ठीक है, ये तरीका है कि आपको परसेंट लगाना, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इस चीज को मैंने क्या कर दिया, परसेंट में चेंज कर दिया और 100 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब 2 का परसेंट निकल कर आता है कितना, 200%। समझ रहे हो बात को? परसेंट का साइन लेते ही आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ जाता है। इस बात को जरा ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, किसी चीज का परसेंट निकालना हो कैसे? जैसे मैंने कहा 100 का 10% निकालो, तो 100 का 10% कैसे आएगा? 10% बोला ना स्टूडेंट्स, लो मैंने ऐसे लिख दिया 10%। जैसे मैंने अभी समझाया, यहां पर आपको परसेंट बनाना है तो यहां पर 1/100 देना पड़ेगा, क्योंकि 1/100 का ही मतलब होता है परसेंट। और जब 100 से डिवाइड कराया तो 100 से मल्टीप्लाई भी कराओगे कि नहीं? ठीक, तो ये चीज हमारी यहां पर परसेंट में कन्वर्ट हो गई और ये जो है मल्टीप्लाई में आ गया था। ठीक है, यही चीज हम यहां समझेंगे। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 का मतलब कितना हो गया, 10 × 1/100। ऐसे कर लें, फिर उसके बाद 100 to 100 कैंसिल हो गया, मतलब 100 का 10% कितना सॉल्यूशन आया, 10 आया। तो ये परसेंट निकालने के तरीके हैं कुछ, तो इस तरह से आपको करना है। अब मैं आपको ले चलता हूं, आपका जो मेन मुद्दा है एक्सरसाइज सीखना, मैं उस एक्सरसाइज पे ले चलता हूं स्टूडेंट्स। कहानी थ्योरी बहुत समझा दी, अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में मुद्दा क्या है हमारे पास, उसके बारे में समझो। ओके, देखो बहुत आराम से समझना क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक अच्छा टॉपिक है, ब्रीफ टॉपिक है, बट मैंने कम शब्दों में खींचने की कोशिश की है ताकि आपको एक्सरसाइज में जो चीजें दी जा रही हैं वो समझ में आए, कम से कम शब्दों में समझ में आए, वो चीज मैंने करने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पर ये जो चीजें मैंने समझाई थी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी, मैं कहता हूँ 10% भी कवर किया ना, तो क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से पूरे सेशन बने रहो मेरे साथ, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आप खुद के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, चलो मैं यही चीज सिखाऊंगा आपको कि आपने कैसे क्या किया। आप ना यहां जो भी कस्टमर लिखा रहा है, जो भी मेंबर दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उसकी जगह आप अपने आप को अज्यूम करना स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा अलका, हाँ अलका मैम है, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी जो है उसका 90% स्पेंड कर देती है। अलका स्पेंड मनी इज इक्वल टू 90% तक पैसा क्या कर देती हैं, खत्म। देखो बेटा, आपके पास में जितना भी पैसा होता है, पूरी चीज को मिलाकर बोलने का मतलब होता है 100% वैल्यू। क्या बोलते हैं, जब किसी चीज, पूरी चीज को वैल्यू बताई जाती है कि ये पूरा का पूरा है, तो उसको बोलते हैं 100% है, मतलब पूरा है। ठीक है, अब पूरे में से उन्होंने 90% तक पैसा खर्चा कर दिया। अगर खर्चा कर दिया तो बचता कितना है, 10% बचा होगा कि नहीं, 10% बचा होगा। 90% 100% वैल्यू थी, पूरी की पूरी कितनी थी, 100%। आपके पास, मैंने अभी कहा जितना ही पूरा सामान होता है तो उसको 100% बोला जाता है। तो पूरी इनकम 100% रही होगी, 100% में से 90% खर्चा कर दी। ठीक है, चलो ठीक है। मनी दैट सी रिसीव्ड एवरी मंथ, जो महीने में उसको मिलती है, उस महीने वाली इनकम में से उसने क्या कर दिया, 90% पैसा खर्चा हो गया। चलो ठीक है। सेव करती है एंड सेव्स 120 रुपीज, अब रुपीज में दिया है, अब परसेंट में नहीं दिया, अब रुपीज दिया है। हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली, अब बताओ मंथली में वो कितना रुपए बेटा बचाती है, उसकी सेविंग क्या है बेटा, आप बताओ मुझे। सेव करती है 120 रुपीज,
अच्छा एक मोटा मोटा सा हिसाब बताओ, बहुत ही मोटा मोटा हिसाब है भाई। ये बताओ आप 100 रुपये कमाते हो, आपकी मंथली इनकम 100 रुपये है ना, ये लो 100 रुपये इनकम है अगर आपकी, तो आप उसमें से 90 रुपये खर्चा कर देते हो। कितने रुपए खर्चा कर दिए? दूध ले आए, सब्जी ले आए, कपड़े ले आए, सब लेकर आए, 90 रुपये तक खर्चा हो गए। सिंपल सी बात है, आप 90 रुपये मार्केट में दे आए, तो बचा कितना? बचा कितना? सेव कितना हुआ? 10 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकाला? 100 रुपये हमारे पास में थे, उसमें से 90 तो खर्चा हो गए, 90 माइनस कर देना पड़ेगा, और वही हमारा क्या बनता है, बच के आता है, वही हमारा आता है सेविंग। तो सेविंग कैसे आ गई? आपका टोटल मनी कितना था बेटा? यहाँ टोटल मनी रख लो या इनकम रख लो, आपने कमाया कितना, आपके पास पैसा है कितना, उसमें से आपने क्या माइनस किया? अपना खर्चा। खर्चे को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। बताओ ये बात समझ में आ रही है? और इज इक्वल टू में ये क्या बचा? खर्चा करने के बाद जो बचता है हमारी जेब में वो होती है सेविंग। तो हमने इतना रुपया सेव कर लिया। बताओ ये बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग। क्या फॉर्मूला समझ में आया? ये एक फॉर्मूला बन गया कि टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करा जाता है तो वो सेविंग के इक्वल होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल बेस मैंने बताया, यही चीज यहां लगानी है आपको। मैडम जो है कुछ पैसा कमाती थी, हमें नहीं पता कितना कमाती थी। आपको पता है क्या? नहीं पता ना। जब नहीं पता होती है तो मैथ में क्या करते हैं हम लोग? लेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट करो। अलका क्यों? हम खुद लेते हैं। हम जो हैं हमने 100% पैसा कमाया होगा, बट हम 100% नहीं लेट करेंगे। हम क्या कहेंगे? लेट अलकाज मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्स रुपए थी। कितने रुपए थी? एक्स रुपए वो कमा के लाती है, लेकिन हमें रुपए में नहीं, हमने खर्चा किया है 90%। अब इसका 90% कितना होता है, जरा इसके बारे में बताओ मुझे। हाँ, खर्चा कितना आएगा? खर्चा आएगा, उसने स्पेंड कर दिया 90%, तो 90% पैसा हुआ कितना, जरा ये बताओ। जैसे 100 रुपए का तुम्हें 90% निकालना हो, तो मैंने कहा 90%, 90%, तो 90 और ये हो गया परसेंट को अभी बताया था। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 होना। तो यहां से हटाओ और यहां पर क्या कर दो? 100 कर दो। ये लो, ये इतना 90 रुपए बच रहा है, मतलब ये आपका निकल आया 90%। इसी तरह से इसका 90% निकालो बेटा। तो 90% मनी स्पेंड, 90% मनी स्पेंड कर दी ना, स्पेंड, या फिर यहां बोलो एक्सपेंडिचर का नाम दे दो इसको। कितना पैसा खर्चा कर दिया? 90%। तो टोटल इनकम तो तुम्हारी इतनी थी, इतनी का 90% खर्चा करोगे तो मतलब 90/100 आ जाएगा। एक्स का कितना निकालिए? 90/100, जो भी रहा होगा 90/100 वो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब बताओ मुझे, क्या आपके पास में पूरा पैसा है मंथली इनकम? ऑफ कोर्स है, मंथली इनकम है हमारे पास। खर्चा किया कितना? इतने रुपए खर्चा कर दिए। अब ये चीज ना रुपए में कन्वर्ट हो गई, पहले परसेंट में थी, अब हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। इतना परसेंट पैसा निकाल लिया, रुपए का इतना परसेंट निकाला तो वो रुपए में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इतने रुपए खर्चा कर दिए तो इज इक्वल टू में सेविंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आएगी। तो बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या बना के दिया आपको, मैंने कहा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यहां मैं EXP लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इज इक्वल टू होती है सेविंग। अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, आप जितना कमाते हो उसमें से खर्चा किया हुआ माइनस कर दोगे तो जो बचेगा आपके पास वही सेविंग होगा। तो आपने इनकम करी थी X रुपए की, उसका 90% पैसा माइनस कर दो उसमें से, क्योंकि 90% तो खर्चा हो गया। तो x का 90% कितना आ जाएगा? ये देखो इतना आ गया। और इक्वल टू सेविंग कितनी करी, इन दोनों को माइनस करने से जो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो में फ्लक्चुएशन आ गया है, फिर से कंटिन्यू करते हैं हम इसी के आगे। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आपके पास नोट था, ठीक है, यही क्वेश्चन था आपके पास में, ये मैंने रीराइट किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बट ये है वही क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं यहाँ बात कर रहा था टोटल मनी माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? आपकी सेविंग होती है। जितनी मनी आपने कमाई है उसमें से अगर आप अपना खर्चा निकाल दोगे तो जो बची हुई मनी होगी वो आपकी बच जाएगी, मतलब आपकी सेविंग आपके पास में आ जाएगी। ओके, चलिए इसके आगे बताते हैं।
जो अलका थी, अलका ने टोटल मंथली इनकम कितनी पाई थी, x रुपए। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, x। टोटल मनी उसकी x थी, तो हमने क्या पुट कर दिया, x माइनस एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना किया, 90% मनी उसने खर्चा कर दी थी। 90% का मतलब रुपए में कन्वर्ट किया, तो 90% को हमने ऐसे 90/100 कन्वर्ट किया, और इसको हम लिख सकते हैं 90/100 इज इक्वल टू, सेविंग कितनी हुई थी, सेव उसने किया था 120 रुपीज, मतलब हमने यहाँ पे कितना रख दिया, 120। बस इसको आपको सॉल्व करा लेना है और आपका मंथली इनकम पता चल जाएगी कितनी थी हमारे पास। चलो देखो सॉल्व कराते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ 0 से 0 कट हो गया, आप कह सकते हो x माइनस 9x/10 इज इक्वल टू 120। ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 1 जा 10 और 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 120। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 120 इंटू 10 मतलब 1200 रुपीज। दैट इज योर आंसर। उनकी मंथली इनकम कितनी थी स्टूडेंट्स, अलका की मंथली इनकम थी 1200, ये उनकी मंथली इनकम थी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्या है हमारे पास में, और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये फर्स्ट था ना, 2 की बात करेंगे। चलो देखते हैं आगे। आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा सुमित बोरोड, सुमित क्या करता है, बोरो करता है, उधार लेकर आता है। अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपये उधार लाया है। टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस 20%, उसको घाटा हो गया यार, नुकसान हो गया। ठीक है, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट 5% रुपीज। हाउ मच हिज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। ओके स्टूडेंट, आप ना पहले मुझे ये बताओ भाई, 100 रुपए लेकर आए थे, 100 रुपए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको 20 रुपए का लॉस हो गया। मतलब 100 रुपए का जो सामान था उसमें 20 रुपए कम में गया, तो मतलब 80 रुपए मिला होगा आपको, है ना। आपने जब उस सामान को बेचा तो आपको 80 ही रुपया मिला यार। 100 रुपए खर्चा करके 80 रुपए में तुमने बेच दिया, 20 रुपए तो तुमने अपनी जेब से दे दिए। आपके पास कितना पैसा आया, 80 रुपए। चलो ठीक है, अच्छा। लेकिन अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अब आपने सोचा यार एक बिजनेस चलो फ्लॉप हुआ, कोई बात नहीं, 80 रुपए से मैं कुछ और दूसरा बिजनेस करूंगा। दूसरा बिजनेस जैसे ही आपने डाला और आपको वहां पर प्रॉफिट हो गया, और कितने का हो गया, 10 रुपए का। मतलब 80 रुपए तो आपने दिए ही दिए थे, 10 रुपए साथ में आपको और मिले, समझे। 80 रुपए तो आपने जो लगाया वो तो था ही था, 10 रुपए और प्रॉफिट मिल गया, तो आपका 80 रुपए और प्लस 10 रुपए प्रॉफिट जो वाला था, टोटल 90 रुपए बना। 90 रुपीज आपके पास वैल्यू हो गई। अब बताओ आपको पूरा बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो बेटा लेकर कितना चले थे, 100 रुपए। 100 रुपए में 90 रुपए अभी आपके पास आए, अभी भी तो 10 रुपए कम है, मतलब लॉस हुआ है। कहानी समझ में आई। यही काम इन्होंने किया है। इन्होंने भाई साहब ने 50,000 रुपए लेकर आए थे, ठीक है। कौन थे, अमित नहीं सुमित। तो सुमित बोरोड कैपिटल, कैपिटल को बेटा मनी ही बोलते हैं, ठीक है। जब किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने में, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल बोला जाता है उसको। वो 50,000 रुपीज लेकर आए भाई साहब। अब इन्होंने 50,000 रुपीज मार्केट में कर दिया इन्वेस्ट और खा गए घाटा। घाटा मतलब 20% का घाटा हो गया, मतलब इनको 20% पैसा कम मिला। अब 20% पैसा होता कितना है जरा इसके बारे में समझो। तो 20% मनी लॉस हो गई। क्या हो गई, लॉस हो गई। तो लॉस कैसे होगी, पहले तो 20% बताओ हुआ कितना। 50,000 का हमने 20% जब निकाला तो 20/100 करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो 25 जा 100, 5 1 जा 5, मतलब टोटल 10,000,
कितना आंसर आएगा? 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है बेटा। सोचो आप 10,000 का लॉस हुआ, 50,000 का आपने टोटल पैसा लगाया था, उसमें 10,000 रुपये लॉस निकल गया, तो बचा कितना पैसा आपके पास में? इतना पैसा तो लॉस में गया, मतलब घाटा हो गया। घाटे को हम लोग घटा देते हैं। तो देखो रिमेनिंग मनी बेटा, कैपिटल में से जितना पैसा आपने खर्चा किया था उसमें से लॉस को माइनस कर दो, माइनस लॉस इज इक्वल टू जो पैसा बचा होगा वो निकल के आएगा ना। जैसे हमारे टोटल पैसा लगाया था 50,000, उसमें से 20% का घाटा हुआ। 20% का मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का घाटा हुआ तो हमने 10,000 रुपये घटा कर देखे तो 40,000 रुपये हमारे हाथ में अभी बचे हुए हैं। मतलब मैंने 50,000 लगाए थे, 40,000 रुपये अभी मेरे हाथ में है। अब मैं चाहूँ तो इसको सेव करके रख लूँ, भाई अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं इससे ज़्यादा नुकसान नहीं सह सकता, है ना। लेकिन सुमित भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। सुमित ने कहा ठीक है मेरे पास 40,000 रुपये आ गए, मैं फिर से एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। इस बार उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया रिमेनिंग कैपिटल न्यू स्वीट बिजनेस। अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया? न्यू स्वीट बिजनेस। सुमित इन्वेस्ट रिमेनिंग मनी इन, किसमें इन्वेस्ट किया? न्यू स्वीट हाउस, इन न्यू स्वीट बिजनेस। ठीक है, इसमें उसने इन्वेस्ट कर दिया। कितना पैसा इन्वेस्ट किया बेटा? कितना बचा था? 40,000, तो उसने 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो यहां पे कहा उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब फायदा हो गया। अब फायदा हुआ तो ज्यादा पैसा मिला ना। कहा कितना फायदा हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हम कहेंगे 10% मनी जो है वो प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 40,000 जितना इन्वेस्ट करोगे उतने पर ही आएगा। तो 40,000 का 10%, 10 10 100, एक जीरो और काटा, मतलब 4,000 रुपये बेटा प्रॉफिट आया। 40,000 इन्वेस्ट करने के साथ 4,000 रुपये प्रॉफिट आया, मतलब 40,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 4,000 रुपये प्रॉफिट का और मिलेगा। मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई उसके पास में? टोटल इनकम हो गई 40,000 प्लस 4,000, तो 40,000 प्लस 4,000 44,000 बेटा। कितना हो जाएगा? 44,000 रुपीज। बताओ बेटा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? भाई 50,000 रुपये तुमने स्टार्टिंग में बोरो किया था, उधार लेकर आए थे, उसमें तुम अभी तक 44,000 बना पाए हो, 50,000 बनाना है, तो कितना लॉस हुआ? 6 का। साफ साफ दिख रहा है कितना लॉस हो रहा है? 6 का। लॉस इज इक्वल टू 50,000 माइनस 44,000, तो टोटल 6,000 लॉस में जा रहा है। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। भाई साहब 50,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, 20% का लॉस खा गए। 20% का मतलब होता है 10,000 रुपए का लॉस। लॉस का मतलब कम हो गया पैसा, तो कम हो गया कितने पे? 50,000 में से 10,000 कम हो गया, 40,000 रुपये खाली बचा हाथ में। इतना मार्केट में 10,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं इस 40,000 रुपये से एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। न्यू स्वीट बिजनेस उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और इस बार उनको होता है प्रॉफिट। कितने का? 10% का। तो 10% कितना होता है? 10% फाइंड करके देखा, 4,000 होता है। तो मतलब 40,000 तो था ही, 4,000 और मिला, मतलब 40 प्लस 4 44,000 हमें मिल गया। लेकिन इन्होंने कहा था टोटल बिजनेस के अंदर जो ऊपर बिजनेस किया, जो नीचे बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो भाई 50,000 रुपए लेके चले तो 44 ही तो बना, तो इसका मतलब लॉस हो रहा है पूरे बिजनेस में। तो हम क्या कहेंगे? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 6,000 का। खत्म क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गई कहानी? बताओ चलें आगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में तुरंत लिख के बता सकते हो स्टूडेंट्स, सर थोड़ी सी दिक्कत होगी ना। चलें आगे, आओ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई क्या कहा है इन्होंने? निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मनी मंथली इनकम। भाई देखो 5% फिर से इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा था? 90% पैसा खर्चा कर दिया था। अभी इन्होंने 5% पैसा खर्चा किया है। ठीक, अच्छा हाउ एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा।
ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन पर। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, इन्होंने कई सारी चीज़ें दे दी हैं, इसका मतलब थर्ड में इन्होंने कहा कि निखिल भाई साहब ने इन्वेस्ट कर दिया, स्पेंट, निखिल स्पेंट ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन पर भाई साहब ने 5% पैसा खर्चा कर दिया। इन्वेस्टेड 40%, 14% इन्वेस्ट भी करते हैं। कितना इन्वेस्ट किया? 40%। कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? अपनी इनकम से तो इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया 14% का पैसा। ठीक है भाई। इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो शेयर्स इन्वेस्ट लिख लो चाहे यहाँ पर, वैसे तो हमें ये बात समझ में आ ही गई है, बट फिर भी लिख लो शेयर्स इन्वेस्ट। शेयर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है? इतना है। डिपॉजिट करते हैं, मतलब डिपॉजिट मतलब बैंक में डालना होता है, तो डिपॉजिट करते हैं 3% इन अ बैंक। देखो लिखा भी है, बैंक में डिपॉजिट करके आए हैं। तो बैंक डिपॉजिट कितना किया इन्होंने? बैंक डिपॉजिट कितना? 3% पैसा इन्होंने किया है। अच्छा, इन अ बैंक एंड यूज्ड 40% पैसा ऑन हिज डेली एक्सपेंसेस। और डेली एक्सपेंसेस में भी खर्चा कर रहे हैं। कितना? 40% डेली एक्सपेंसेस, 40% पैसा खर्चा कर दिया। ओके। ही वॉज लेफ्ट विद अ बैलेंस 90,000। अब उनके पास कितना बैलेंस बचा है? बैलेंस बचा है 19,000 रुपीज। ओके। वॉट वॉज द मंथली इनकम? इनकम ऑफ द मंथ, दैट मंथ। ये बताना कि इनकम कितनी थी। भाई ये बताओ मुझे, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, कहाँ से खर्चा करोगे? जितना कमाओगे उसी में से तो खर्चा करोगे। अगर मान के चलो ये मंथली इनकम उनकी 100 रुपये थी, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि अगर 100 रुपये आप कमा कर लाते हो तो पहली बात तो 5 रुपये आपने खर्चा कर दी। खर्चा कर दिया का मतलब इसमें से माइनस करके निकाल दो, आपकी जेब में कितना बचा होगा? 95। माइनस करोगे 95 आएगा ना। बट फिर से जरा सोचो, अब 95 में जो बचा था 14 रुपीज आपने और माइनस कर दो उसमें से 14, क्योंकि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? शेयर मार्केट में। तो देखो भाई 14 रुपीज और माइनस हो गए उसी इनकम में से, उसी इनकम में से ही सब माइनस होगा, समझते जाना। ठीक है, चाहे 95 में से माइनस करो चाहे उसी में से माइनस करते जाओ, बात वही पड़ रही है। आप कॉमन सेंस लगाओ। 3 रुपीज फिर माइनस करो क्योंकि फिर से खर्चा करा। 40% फिर डेली एक्सपेंसेस में खर्चा कर दिया, ये लो फिर से खर्चा कर दिया। बचा कितना? बचा कितना बताओ? इतना कमा के लाए, इतना सब तो खर्चा कर आए, तो 40 + 3 43, 57 63, 57 62 रुपीज खर्चा करते हो। कितने में से? 100 रुपए में से। बताओ ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मैं आपको अब बताता हूं करना क्या है। आप सबसे पहले ये समझो कि मंथली इनकम है कितनी उसके पास। कौन था? निखिल था। निखिल मतलब समझो मैं ही हूं। आप खुद को समझो कि मैं इतने रुपए कमा के लाया, इतना खर्चा किया, बचा कितना? तो चलो देखो बचा कितना। मैंने कहा लेट निखिल्स इनकम मंथली इनकम कितनी होगी बेटा? मंथली इज इक्वल टू X रुपीज है। X रुपए वो कमा के लाता है, हमें नहीं पता कितना कमा के लाता है, डजंट मैटर। ठीक है, X रुपए कुल मिला के कमा के लाया। तो ये बताओ भाई कि ये सब तो परसेंट में दिया है, हम परसेंट तो माइनस कर नहीं सकते, हमने परसेंट तो लेट नहीं किया। परसेंट में लेट करोगे तो परसेंट माइनस कर लेना तो भी आंसर आएगा, बट वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने पहले रुपीज में बदल लिया। तो रुपीज में इतना है, तो ये बताओ इन्वेस्टमेंट रुपीज में कितना हुआ? अच्छा यहां से कहानी शुरू हो रही ना। चिल्ड्रंस एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है? 5%। तो एजुकेशन का पूरे मंथली का पहले 5% रुपए बताओ कितना होता है। तो चिल्ड्रंस एजुकेशन इज इक्वल टू X का कितना? 5% निकालना है। ये लो मैंने कह दिया 5X। अच्छा यहां डिवाइड भी तो हो जाएगा, 5% का मतलब कितना हो गया? X/20। इतने रुपए वो चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा करता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने शेयर इन्वेस्टमेंट किया। शेयर इन्वेस्टमेंट कितना करता है? 40%। किसका करेगा? अपनी टोटल इनकम में से ही तो निकाल के देगा। तो टोटल इनकम कितनी थी? X थी।
टोटल इनकम एक्स थी, उसका 14%, तो ये लो 14% का 14/100, तो कितना हो गया 2 7 जा 2 का तो 50 टाइम 7x/50 आ गया। इतने रुपए वो इसमें खर्चा करता है। अब परसेंट में नहीं, ये सब रुपए में कैलकुलेट हो रहा है, बात को समझते जाना। हाँ, परसेंट को रुपए में कैलकुलेट करने के लिए इतना काम कर रहे हैं। अब और आ जाओ आगे। फिर इन्होंने कहा बैंक में डिपॉजिट किया, मैं यही निकाल देता हूं। बैंक में कितना डिपॉजिट करके आए भाई साहब 3%, तो 3% निकाल लो इसका। ये लो, तो डिवाइड भी नहीं होगा, तो 3x/100 कर दिया, है ना। वैसे हमने डिवाइड करके गलत ही कर दिया बेटा, आप डिवाइड करो ही ना, मैं बताता हूँ, डिवाइड ना करो, आपका ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, अच्छा वो बताते हैं। यहाँ आ गया था 7x/100, ये 3x/100, वो 5x/100। फिर डेली एक्सपेंसेस में कितना किया, ये रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 40%, तो ये लो 40% हो गया, किसका, x का 40%, x का 40% मतलब 40/100। बताओ ये बात समझ में आ गई। भाई ये बताओ मुझे, कमाते तो x रुपए थे, x में से इतना खर्चा सब माइनस कर दो, माइनस करने से बचेगा क्या, खर्चा माइनस करोगे तो आपके पास कुछ पैसा बचेगा। वही चीज आप समझो यहां पर, आपके पास में जो सेव हुआ, सेव कितना होता है, सेव होता है, बैलेंस बचता है 90,000, ठीक है 19,000। तो सेविंग आती कैसे है, अभी मैंने कहा था टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग आती थी, या मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता था, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी थी, x रुपए थी, माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, एक्सपेंडिचर, कहां कहां एक्सपेंड किया है जरा इसके बारे में सोचो। तो x में से इतना माइनस करो 5x/100, फिर 7x में ये भी खर्चा किया आपने 7x/100, फिर क्या आएगा 3x भी खर्चा किया था 3x/100, ये बिल्कुल अभी एग्जाम्पल समझाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। फिर उसके बाद 40x/100 माइनस कर दो 40x/100 इज इक्वल टू में बच जाएगी बेटा सेविंग। सेविंग कितनी हुई थी, सब खर्चा करने के बाद में इतना बैलेंस बच गया था, तो ये एक पूरे इनकम में से ये सब खर्चा कर दिया, तो इक्वल टू में कितना बचा हमारे पास में 19,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, मैंने इसीलिए यहां डिवाइड नहीं किया था। क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो उसको हम एज इट इज नोट कर सकते हैं। 5x 7x माइनस 3x माइनस 40x डिवाइड में पूरा कितना 100। फिर एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 100 बन जाए 100, ये हो गया 100x, इसको ऐड करो 7 3 10 एंड 5 15, 15 एंड 55 हो गया माइनस 55x इज इक्वल टू 19,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। हाँ, ये 10 जो 100 है इसको उधर भेजो बेटा, ऊपर बच गया 45, x इज इक्वल टू 19,000 इंटू 100 डिवाइड बाई, अभी डिवाइड ना करो, 40 को अब डिवाइड में लेकर आओ 45 को, तो मैं यहां करके दिखाता हूं, आओ यहां देखो आके, x इज इक्वल टू 19,000 एंड 00/45। बताओ बेटा डिवाइड किया जाए तो ये मेरे ख्याल से आपका जो टेबल जाएगा 15 से कट कर दें क्या, मैं 15 से कट करके बताता हूं। 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, बचा कितना 40 बच गया, तो 15 2 जा होता है 30, बचा कितना 100, है ना। फिर उसके बाद में ये डिवाइड तो हो नहीं रहा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट डिवाइड करके देता हूं, यहां पे ये समझो, क्योंकि ये पॉइंट में बनेगा जाकर, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेता हूं। 45 को आप क्या करो 19,000 एंड 20 और इससे डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, करें, चलो बताओ। तो मैंने ऐसे कहा 45 का 9 और 4 टाइम ले चलो बेटा, 4 4 5 जा 20 कैरी टू 4 4 जा 16 एंड 18, बच गया हमारे पास में यहाँ पर 10। 10 आपने फिर से नोट कर दिया ये वाला, ठीक है, समझते जाना, जीरो का कंफ्यूजन मत रखना। अभी 190 कैलकुलेट हुआ, जीरो को नीचे नोट किया, फिर 45 को करो 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 90, फिर हमारे पास बच जाएगा 10, फिर एक बार जीरो नोट होगा, फिर 2 टाइम,
फिर 0 नोट होगा, फिर 2 टाइम, फिर 0 नोट होगा, फिर 2 टाइम। ठीक है, 42,222 रुपए के आसपास आंसर आ रहा है। इसी तरह ये चलता जाएगा, कुछ खत्म नहीं होगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 42,222 रुपए के आसपास हमारा आंसर आ रहा है। उसकी जो इनकम आई थी मंथली वो इतनी आएगी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। 7 3 10, 10 और 5 15, 15 एंड 40 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 15, हाँ 55 आ जाएगा। 55 का मतलब हो गया यहाँ पर 45। बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42,222 रुपए के आसपास हमारा क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। तो उसकी टोटल एक्स कितनी निकल कर आएगी? ये वाली। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना था। किया कुछ नहीं, वही सब चीजें हैं। जितने भी खर्चे आपने किए तो वो सब खर्चे हमने माइनस कर दिए और आपकी सेविंग आ गई इक्वल टू में। मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या आई यहां तक? ठीक है, आगे चलें अब। चलो आगे देखो हमारे पास में और क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, आओ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो और बताओ मेरे को क्या दे रहा है। चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मिस्टर सैयद kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years। ठीक है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं जानते हो तो हम आपको जो समझाएंगे उसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक, मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 in mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000 whose investment turned out to be more profitable। ओके, बोला किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा था, ये बताइए। बेटा देखो, पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A = P 1 + R/100 और इसकी पावर T होती है। ठीक है, T मतलब टाइम होता है। एक्चुअली में बात ऐसा है कि ये जो फॉर्मूला है यहां पर A, P, R क्या है, T क्या है, ये बताते हैं। A को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, P को बोला जाता है प्रिंसिपल और T को बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम। R को बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट जब आता है CP, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है CI है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI है। ठीक है बेटा, अब जरा इस बारे में समझो। मेरे पास ये A क्या है, P क्या है और T क्या है। बेटा ऐसा है कि जब आपने किसी से उधार लिया, 100 रुपए उधार लिया, तो अगला बंदा आपसे कुछ ना कुछ कमाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, लेकर जाओ पैसा। पैसा लेकर आए आपने उससे वादा करके आए थे कि मैं आपको 5% के हिसाब से हर साल पैसा देता रहूंगा। ठीक है, उसने कहा हाँ भाई ये अच्छी बात है, आप 100 रुपए तो मुझे दोगे ही दोगे, 5% इंटरेस्ट आप दोगे, ब्याज दोगे, आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी दोगे, है ना। चलो मैं एक एग्जांपल के ऊपर बताता हूं। आपने 100 रुपए लेकर आए थे, उस पर आप 5% इंटरेस्ट दोगे, है ना, दोगे कि नहीं? तो 100 रुपए तो 100 रुपए तो दोगे ही दोगे, वापस करोगे ही करोगे, लेकिन उसके ऊपर 5% और दोगे, तो 100 का 5% जब निकालोगे तो आएगा 5 रुपीज। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो आप टोटल कितना पैसा दोगे जाके उसे? 105 रुपए दोगे जाके। कितना दोगे? 105 रुपए उसको देना पड़ेगा। लेकर आए थे 100 रुपए, देना पड़ रहा है 105 रुपए। ये आपका जो 5 रुपए बढ़ रहा है यही आपका क्या है? इंटरेस्ट है। यही क्या है? इंटरेस्ट है। लेकिन आपने कहा भाई थोड़ा रुको, मैं आपको पैसा 1 साल में नहीं दूंगा, 1 ईयर में नहीं दूंगा, मैं दूंगा आप दूसरे साल में। उसने कहा ठीक है भाई, आप रख लो अपना पैसा, मेरा पैसा आप अपने पास रखे रहो, ब्याज देते रहना बस। तो आपके पास जैसे ही दूसरा ईयर हुआ, 2 ईयर हो गए, आप क्या कहोगे? आप ना 100 रुपए तो दोगे ही दोगे, है ना। बात को समझना, बहुत अच्छे समझना। 100 रुपए जो लेकर आए थे वो तो देना ही पड़ेगा भाई। अगर आप 100 रुपए दे रहे हो तो 5 रुपए किसका था? बताओ मुझे, क्या 5 रुपए आपका था या उसका था?
₹5 इंटरेस्ट था जो कि उसके पास जाना चाहिए था उसी साल में, लेकिन आपने दिया नहीं। तो ₹5 जो आपने यूज किया है उसके हिस्से का, ये ₹5 उसी के हिस्से का तो बना था, इंटरेस्ट उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन आपने दिया नहीं, तो इस ₹5 का भी इंटरेस्ट आप देने दोगे। और ₹5 का 5% इंटरेस्ट कितना होता है जरा ये बताओ। ₹5 का 5% इंटरेस्ट आ जाएगा 0.25 रुपीज। बताओ ये बात समझ में आई। लेकिन ये तो इंटरेस्ट दिया आपने, जो ₹100 लेकर आए थे उसके ऊपर भी तो 5% का इंटरेस्ट दोगे। ₹100 पे 5% का इंटरेस्ट ₹5 होता है, ₹5 का 5% इंटरेस्ट 2.25 होता है, और ये आपका जो पैसा लेकर आए थे ये वो दोगे। मतलब यहां क्या हुआ है, यहां पर आपने जो इंटरेस्ट दिया था उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दिया है आपने। ये देखो, ये एक तो ऑलरेडी इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, और जब ऐसी चीज आती है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब जब अगली बार जाओगे ना पैसा देने तो ₹100 तो दोगे ही दोगे, लेकिन इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो ₹100 हैं इसका भी इंटरेस्ट दो, मतलब ₹5, और इसका करोगे तो हमारे पास 1.250 यहाँ इतना आ जाएगा, और फिर 0.25 इतना रुपया देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। हर साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और साथ ही साथ ये समझ लो, इतना ज्यादा अगर भारी नहीं समझ में आया तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक और चीज समझाने वाली बात आती है, वो है ये, आप जो पैसा लेकर आए थे उसको बोलते हो प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हो? प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हो। बात समझ में आई? प्रिंसिपल अमाउंट लेकर आए थे, और लेकर आने के बाद में आपने उसको जब वापस किया, ठीक है, मान के चलो आपने उसको ₹100 अगले साल वापस किया, प्लस ₹5 इंटरेस्ट वापस किया, तो ये जो ₹105 बन रहा है, ये जब वापस करने जा रहा हूं, इसी को बोलते हैं अमाउंट, जिसके अंदर क्या छुपा है, जिसके अंदर छुपा है प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। जिसके अंदर क्या छुपा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ₹100 तो था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब निकाले थे तो वो अमाउंट आता है निकल कर, ठीक है। तो ये अमाउंट समझ में आ गया। जब हम वापस करने जाते हैं तो उस समय का पैसा है। प्रिंसिपल क्या है? जब लेकर आते हैं तो ये उस समय का पैसा है, कितने टाइम के लिए लेकर आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने % पर ब्याज दिया था, 5% पे, तो 5% आंसर आएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट, प्रिंसिपल, ये समझना बहुत जरूरी। प्रिंसिपल वो है जो लेकर आए हैं, और अमाउंट वो है जो देने जा रहे हैं, ब्याज लगा कर देने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे, मैं आपको बताता हूं आपको और क्या करना है। यहां पर जो मिस्टर, कौन थे मिस्टर भाई साहब? ये हमारे भाई साहब थे सैयद भैया। तो सैयद ने क्या किया था कि 40% पैसा बैंक को दिया, ठीक है। कितना? प्रिंसिपल कितना दिया उन्होंने? 40,000 रुपीज बैंक को दिया, और बैंक वालों ने वादा किया कि मैं आपको इसका ब्याज दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आर इन्होंने कहा 8% आएगी, और आफ्टर 2 ईयर, टाइम कितना दे दिया? 2 साल बाद। तो बताओ 2 साल बाद कितना पैसा मिला होगा इनको, कितना अमाउंट वापस मिला होगा इनको, जरा कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। 40,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिला होगा, और वो ब्याज हमारा इसी अमाउंट के अंदर जुड़ चुका है पहले से ही। जरा इस बात को समझना, हमें सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करना बचा है। तो हम जानते हैं सिंस ये CI है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है? A = P 1 + R/100 और इसकी पावर T। तो A = P की वैल्यू है 40,000, 1 + R कितना है? 8%, मतलब 8/100 इंटू टाइम कितना है बेटा? 2 है, तो हमने यहाँ 2 कर दिया। बताओ बेटा ये 40,000 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद में क्या इसको आप 108/100 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? फिर इसके बाद में आप इसको 40,000 इंटू 108/100 एंड 108/100 नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ कर सकते हो तो करो। और देखो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, टोटल 4 0 ये ऊपर के कट गए पूरे, बचा कितना? 4 × 108 × 108, इतना अमाउंट बचा। अब बताओ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भाई कर लो, वही बड़ा वाला तरीका। 8 0 8 सॉरी यहाँ 64 आएगा ना,
8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8, फिर यहाँ 0 0 0, 8 0 1, तो कितना हो गया 4 8 6, कितना हो गया 14, कैरी 1, यहाँ आ गया 9 एंड 1। इतना आंसर आएगा? कुछ कम आ रहा है बेटा मुझे लग रहा है। हाँ ये ज़्यादा हो गया, इधर यहाँ पे 0 0 8 0 1 होना चाहिए था, तो ये तो हमारा 6 आ गया, यहाँ 16 कैरी 1 1 1। हाँ इतना आंसर आएगा। तो 4 इंटू 1 1 6 6 4, ये आ गया आंसर हमारा मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद में और समझो, अब 4 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आया। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 25 कैरी 2, 4 6 जा 24 एंड 26 कैरी 2, 4 1 जा 4 एंड 6, 4 1 जा 4। इतना रुपीज़ उनको मिलेगा, बैंक उनको इतना रुपीज़ देगी। दिया कितना था 40,000, मिल कितना रहा है 46,000 के आसपास। हाँ अब जरा इस बारे में तो ये बात समझो जरा आप। और दूसरी बात, फर्नांडिस साहब ने कितना दिया था? फर्नांडिस साहब ने कहा कि मैं 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा और 2 साल बाद एक, देखो इधर प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दिया था। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? फर्नांडिस के लिए। लिख लो यहाँ पे फर्नांडिस के लिए उन्होंने, कहाँ गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ फर्नांडिस के लिए उन्होंने कहा मुझसे, ऐसा कहा कि उन्होंने ना 1,20,000 रुपये दिया था। फर्नांडिस भाई साहब ने प्रिंसिपल कितना दिया था? 1,20,000 रुपीज़। लेकिन वापसी में आया कितना पैसा? अमाउंट बनकर आया कितना? अमाउंट बनकर आया 1,92,000 रुपीज़। बताओ बेटा कितना ज़्यादा कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो इतना दिया, इतना वापस ले लिया, मतलब ज़्यादा कितना आ रहा है? इनका बीच का डिफरेंस कितना आया बताओ? इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है ये पूरा 72,000, देख रहे हो। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पर 40,000 खर्चा किया था, 46,000 वापस आ गया, मतलब कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पर? 6,656 रुपीज़, इतना डिफरेंस। तो इन भाई साहब को प्रॉफिट हो रहा है 6,656 रुपीज़ का, और इन भाई साहब को 72,000 का। किसका ज़्यादा हो रहा है? इनका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इनका ज़्यादा हो रहा है, इनका तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा ही हो रहा है। ये कुछ 40,000 है, हाँ ठीक है, और 46,000 है, हाँ 6,000 रुपये खाली उनका ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 72,000 हमारा ज़्यादा जा रहा है। तो ये हमारा किसका, कौन जीत गया? फर्नांडिस भाई साहब को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ मैंने सिर्फ इतना किया, इन्होंने 40,000 रुपये दिए और इनको अमाउंट के तौर पर कितना वापस मिला? इतना। तो कितना ज़्यादा कितना मिला? तो 40,000 देकर 46,000 ले रहे हो, मतलब 6,000 ज़्यादा ले रहे हो, तो 6,000 रुपये इनका प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फर्नांडिस भाई साहब ने कहा था 1,20,000 देकर मैं 1,92,000 रुपये वापस लेता हूँ, 1,20,000 देकर 1,92,000 वापस ले रहा हूँ। तो कितना ज़्यादा ले रहे हैं? आप जरा डिफरेंस निकाल के देखो, 72,000 आएगा, ठीक है। तो इतना जब ज्यादा ले रहे हो तो यहाँ पे 6,000 इन्होंने ज्यादा लिया, यहाँ 72,000, मतलब फर्नांडिस साहब तो 72,000 ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो यही हमारे क्या है, ज्यादा प्रॉफिट में है, मतलब इनका ये आंसर सेटिस्फाइड हो गया। बताओ क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका बताया है अमाउंट वाला, वो बेटा फॉर्मूले के साथ में ध्यान रखना, और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल बताया है, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम, रेट, सब चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर बता दी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए काम करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। समीरा स्पेंट 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3%। भाई देखो खर्चा भी कर देती है 90%, 3% वो डोनेट भी कर देती है। फिर से वही बात आ गई, इनकम में से माइनस करते चलो। यूजफुल कॉजेज इफ सी लेफ्ट 7,050 रुपीज। कर पाओगे? मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूं। समीरा की इनकम कितनी है? मैंने कहा लेट कर लो, समीरा की इनकम जो है वो कितनी है? X रुपीज। X रुपीज में उन्होंने क्या किया, 90% तो पहले ही स्पेंड कर दिया, ठीक है, ऑफ हर इनकम। तो सी स्पेंट, डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, बहुत शॉर्ट में जाएगा, जरा समझना। कितना स्पेंड किया? 90%। तो X का 90% इन्होंने खर्चा कर दिया, ठीक, इतना खर्चा हो गया। फिर उसके बाद 3% और खर्चा किया, अगेन 3% स्पेंड किया, ठीक है। बुक में देख लेना किस लिए स्पेंड किया, तो मैंने यहाँ कहा 3% और स्पेंड हो गया।
तो ये लो स्पेंड कर दिया। अब जरा मुझे ये बताओ, टोटल पैसा इतना था, उसमें से तुमने इतना खर्चा कर दिया, फिर इतना खर्चा कर दिया, तो बचा कितना आपके पास? इन्होंने कहा सेविंग जो है उनकी, सेविंग जो बचती है 7,050 रुपीज़, 1750 रुपीज़ बचती है। तो बताओ मुझे, मैंने कैसे फॉर्मूला बताया था? टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा कर दोगे उसको निकाल दो, तो जो बचा एक्सपेंडिचर, जो बचा वही तो सेविंग होगी आपकी, राइट। तो टोटल इनकम x थी, खर्चा कितना कर दिए? 90x अपॉन 100 कर दिए, फिर 3x अपॉन 100 इतना खर्चा कर दिए, और माइनस करने के बाद इतना सेविंग बच जाती है 1750 रुपीज़। फिर बताओ यहाँ पर 1 ले लें, देखो यहाँ पर हो गया 100x, ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90x माइनस 3x, तो ये पूरी बात बन गई 100 की। एलसीएम लेना आया कि नहीं आया? इन दोनों के नीचे तो 100 ही आएगा, लेकिन इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा, 90x और 3x ऐसे ही नोट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के नीचे 100 है। अच्छा, 90x और 3x इतना हो गया 93x, तो 100x माइनस 93x अपॉन ये जो डिवाइड का 100 है मैं इस तरफ भेज देता हूँ बेटा, तो 1750 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटू 100। तो यहाँ पे बताओ मेरे साथ कि ये क्या बना के लिख सकता हूँ मैं इसको? ये हो गया 7x क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अपॉन 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 से 14, 7 5 से 35, 2 5 4 3 टाइम 0। बताओ ये बात समझ में आई? पूरा क्वेश्चन आ गया, 1 0 ये लगाया, 2 0 ये वाले, 25,000 रुपीज़ वो कमा रही हैं, तो इतना खर्चा कर पा रही हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के काम कर सकते हो, जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत तसल्ली से आराम से घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। आई थिंक एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है कंप्लीट, 5 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस सेशन के अंदर बहुत मज़ा आई होगी। अगर मज़ा आई है, पसंद आया है, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगला जो सेशन आएगा उसको जो है देखने के लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं और पुराने जुड़े हैं जो लोग, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ नए लोग सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि नया आने वाला सेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए इन्हीं सब के साथ में ख़त्म करते हैं आज का सेशन। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।